अच्छा, जीआईटी फार्मा का सेकंड पार्ट है ये। पहले तो हमने क्या किया, पहले हमने जो है वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स थी। एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स में हमने पढ़ा क्वाड्रुपल थेरेपी और ट्रिपल थेरेपी। क्वाड्रुपल थेरेपी में क्या था, प्रोटीन पंप इनहिबिटर्स थे और इसके साथ साथ क्या था वहाँ पे मेट्रोनिडाज़ोल था, टेट्रासाइक्लिन था, सबसैलिसाइलेट था। उसके बाद ट्रिपल थेरेपी थी। ट्रिपल थेरेपी में क्या था, ट्रिपल थेरेपी में प्रोटीन पंप इनहिबिटर था और कैप था। कैप से क्या था, क्लोरेथ्रोमाइसिन, अमोक्सिसिलिन और पेनिसिलिन, ये थे। ठीक है, अब हमने क्या किया, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स दे दिए। फिर उसके बाद हमने एंटी हिस्टामिन दिए। एंटी हिस्टामिन में क्या था, फेमिनिटीन, रैनिटिडीन, रेजिडिटीन वगैरह थे। अब हमने क्या किया, अब हमने प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग्स दिए, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 पहले ही उस पंप को क्या कर रहा था, इनहिबिट कर रहा था। तो हमने क्या कहा था, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो पहले ही क्या कर रहा था, इसको इनहिबिट कर रहा था। और हमने क्या करना है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो और ज़्यादा देने हैं, एनालॉग देने हैं, ताकि ये और ज़्यादा इसको क्या करे, इनहिबिट करे। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है, वो हमने पहले भी बताया था, गैस्ट्रिक म्यूकोजा इसको सिक्रीट करता है। फिर क्या होता है, एसिड नहीं बनता। जब एसिड नहीं बनता तो साथ साथ इसको क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज्म भी एक्टिवेट हो जाते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, पेप्टिक अल्सर्स को कम करता है। ड्रग्स, इसमें एक ही ड्रग है, उसका नाम है मीज़ोप्रोस्ट्रोल। ठीक है जी, जो प्रोस्टाग्लैंडिन से याद रख लें, प्रोस्ट्रोल, मीज़ोप्रोस्ट्रोल। ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। क्यों, ये क्या करता है, ये हमारे यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है और इससे मिसकैरेज कॉज हो सकता है। इसको हम अल्सर्स पेशेंट में यूज़ करते हैं ताकि हम एसिड सेक्रेशन को कम कर सकें और जो डिफेंस मैकेनिज्म है म्यूकस और जो है बाइकार्बोनेट्स, उसकी सेक्रेशन को हम इंक्रीज़ कर सकें। इसका एक ही एडवर्स इफेक्ट है, वो डायरिया। ये कोई मुश्किल नहीं, सबसे आसान है ये। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, ये जो है वो एसिड को कम करता है। हम प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग देते हैं ताकि पेप्टिक अल्सर को हम ट्रीट कर सकें। इसमें एक ही ड्रग है, मीज़ोप्रोस्ट्रोल प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है क्योंकि ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाती है और इसके साथ साथ क्या करती है, ये मिसकैरेज कॉज करवाती है। इसको हम अल्सर के पेशेंट में क्यों देते हैं, अल्सर के पेशेंट में क्यों देते हैं, ताकि हम एसिड की सिक्रेशन को कम कर सकें और जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसको ज़्यादा कर सकें। और इसका एक ही साइड इफेक्ट है, उसका नाम है डायरिया। अब है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। हमने पढ़ा था कि अगर एंटी हिस्टामिन देके, एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स देके काम ना बने, ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग्स देके काम ना बने, तो एंड पे हम क्या करते हैं कि हम पंप को इनहिबिट करते हैं। पंप को इनहिबिट करने के लिए हम ये वाली ड्रग्स देते हैं, ओमिप्राजोल, इजोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेट्रोप्राजोल, ये जोल, ये सारी इसमें आती हैं। ठीक है, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये है हमारा जो मुझे डायग्राम आती थी मैंने उसके मुताबिक बना दी, मैंने अपनी तरफ से स्टमक बनाया है। ठीक है, जिसमें क्या आती है, जिसमें हम जब ड्रग्स देते हैं ना, तो ड्रग्स जो है वो इन कॉटेड फॉर्म में होती है। एक कपड़े पहने होते हैं, इसमें कॉटेड फॉर्म में होती है। ठीक है, तो ये जो है वो क्या करती है, ये अल्कलाइन मीडियम में जाती है, नीचे जो है वो इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ से ये ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। जो इंटेस्टाइन में जाके इसकी कोटिंग जो है वो ब्रेक हो जाती है। उसके बाद ये जब ब्लड में जाती है, ब्लड में से फिर ये जो है वो पैराइटल सेल्स जो हैं स्टमक के, वो इसको जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर ये क्या करती है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के साथ जो है वो परमानेंटली जो है वो बाइंड हो जाती है। कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, ये जो है ये प्रो ड्रग की फॉर्म में होती है। ठीक है, ये कॉटेड होती है, ये अल्कलाइन मीडियम में जाती है। अल्कलाइन मीडियम में इसकी कोटिंग रिमूव होती है। जब कोटिंग रिमूव होती है तो ये इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होती है। इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होती है तो ब्लड में अब्जॉर्ब होती है। ब्लड से जाती है पैराइटल सेल्स में, पैराइटल सेल्स में जाके ये ड्रग एक्टिव होती है और ये कोवलेंटली परमानेंटली बाउंडिंग कर लेती है इस प्रोटीन पंप के साथ, प्रोटॉन पंप के साथ, और इस प्रोटॉन पंप को परमानेंटली इनहिबिट कर देती है और ये प्रोटॉन पंप H+ को बाहर निकाल ही नहीं सकता। ठीक है, लेकिन ये सारी ज़िंदगी जो है वो इस तरह तो नहीं रह सकता ना। ये क्या करता है, ये वो वाला जो है ना पंप, वो तो पक्का बंद हो गया। अब वो जो है अगले 18 से 24 घंटे तक वो पंप तो बंद रहेगा, लेकिन अगले 18 से 24 घंटे के बाद वहीं पे एक नया पंप बनेगा। ठीक है, और ये 18 से 24 घंटे तक सिम्टम्स रिलीव रहेंगे, इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। समझ आ गई इसकी, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। एक दवाई थी, उस दवाई ने कपड़े पहने हुए थे, वो कपड़े जो है वो जो है कोटिंग हुई थी उसके इर्द गिर्द, वो यहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हो सकती थी, इसलिए वो इंटेस्टाइन में गई। इंटेस्टाइन के अल्कलाइन मीडियम ने उसकी जो कोटिंग है वो रिमूव की, उसको ब्लड में अब्जॉर्ब किया, ब्लड से पैराइटल सेल्स में गई, पैराइटल सेल्स में जाके उसने जो पंप था उसको उसके साथ परमानेंटली अटैच हो गई, उसको ब्लॉक कर दिया। अगले 18 से 24 घंटे तक वो जो है परमानेंटली ब्लॉक रहा और 18 से 24 घंटे के बाद वहाँ पर एक नया पंप बना और वहाँ पर एक नया पंप जो है वो फिर अपना काम करेगा। इस सिम्टम्स रिलीव होंगे, कब तक रिलीव होंगे, जब तक वहाँ पे नया पंप नहीं बन जाता। इसके यूजेस कहाँ हैं, यूजेस कहाँ पे हैं, इसको हम एसिड को प्रिवेंट करने के लिए, हीलिंग को इन्हांस करने के लिए, ताकि एसिड जो है वहाँ पे प्रिवेंट रहे, 18 से 24 घंटे तक वहाँ पे एसिड की सिक्रेशन ना हो, प्रोटॉन पंप इनहिबिट रहे, H जो है वो पंप से बाहर ना आए। जर्ड में मतलब हम इसको स्टमक बर्निंग सेंसेशन वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, इरोसिव इज़ोफेगाइटिस
ड्यूडेनल अल्सर में यूज़ करते हैं, ठीक है। एनसेड इंड्यूस अल्सर में यूज़ करते हैं, स्वेयर अल्सर्स में, स्ट्रेस अल्सर्स में यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स में यूज़ करते हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स की क्या है कि हम इसको ऑरली अब्जॉर्ब करते हैं, ऑरली जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं, वेल अब्जॉर्ब है। हम इसको आधे से 1 घंटा पहले देते हैं खाने से, ठीक है। और ये आईवी की फॉर्म में अवेलेबल है। हाफ लाइफ इसकी कम है, ड्यूरेशन इसका ज़्यादा है। ये क्या करता है, परमानेंटली ब्लॉक कर देता है जो है पंप को, ठीक है। और ये यूरिन में और किसी के ज़रिए एक्सक्रीट होता है, ठीक है। उसके बाद इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या है कि ये वेल टॉलरेटेड है, ठीक है। इसके क्या करता है, ये एसिड को कम कर रहा है ना, क्योंकि अगर तो एसिड बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा तो वो वाली ड्रग्स इनहिबिट हो जाएंगी जो इस एसिड की मौजूदगी में अपना काम करती थी, ठीक है। ये इसका बड़ा साइड इफ़ेक्ट है कि ये एसिड को ही कम कर रहा है। हमने पढ़ा था कि एंटी हिस्टामीन्स का भी यही साइड इफ़ेक्ट था कि वो एसिड की सिक्रेशन को कम कर रही थी। अगर एसिड की सिक्रेशन हद से ज़्यादा कम हो जाए तो वो वाली जो ड्रग्स हैं वो जो काम नहीं करेंगी, जो मेटाबॉलिज्म नहीं करेंगी, जो जिनको अपना काम करने के लिए एसिड की ज़रूरत थी। इसके साथ ये डायरिया भी कॉज करती है। इसके अलावा इसकी जब pH कम होती है ना तो फिर कैल्शियम कार्बोनेट का लेवल भी कम हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा ये जो है कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन कम करती है और क्लस्ट्रिडियम डिफिशियल कोलाइटिस कॉज करती है, इन्फ्लेमेशन है कॉलोन की। उसके बाद हमने कहा कि अगर ये सारे काम करने के बाद, एंटी माइक्रोबियल देने के बाद, जो एंटी हिस्टामीन देने के बाद, जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एनालॉग देने के बाद भी हमारा काम ना बने और एसिड बन चुका है, तो हम बने हुए एसिड को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करेंगे, वीक बेसिड देंगे ताकि वो एसिड के साथ कंबाइन करे और न्यूट्रलाइज हो जाए और साल्ट वाटर बना दे, ठीक है। और ये क्या करेगी, इसका बस यही काम है। ये जो फूड है ना वो वो एम्प्टी जो है वो इसके अब्जॉर्प्शन को, इसकी जो काम को कम कर देती है, इसलिए जो है वो हम इसको खाली पेट देते हैं। इसके अलावा इसमें इसको कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, हम इसको पेप्टिक अल्सर्स में, हार्टबर्न में, जर्न में यूज़ करते हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट क्या है कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करती है, जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो डायरिया कॉज कर देती है, और जो सोडियम कार्बोनेट है वो कुछ भी नहीं करता। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो मेटाबॉलिक एल्कोडोसिस कॉज करती है और जो रिकमेंडेड नहीं है, ठीक है। इसमें यही साइड इफेक्ट्स है कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, कॉन्स्टिपेशन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, डायरिया, सोडियम बाइकार्बोनेट जो मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस करती है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस की वजह से इसको रिकमेंड नहीं करते। ये सारा जीओटी का चैप्टर आज कवर हो गया है विद इन 17 मिनट्स।